Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the physiological changes during pregnancy. इससे पहले मैं पार्ट वन एंड पार्ट टू डिस्कस कर चुकी हूँ। पार्ट वन में हम लोग ने जेनाइटल ऑर्गन चेंजेस डिस्कस कर लिए थे, जिसमें वल्वा, वजाइना, यूट्रस और उसके साथ साथ फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज भी हम लोग ने डिस्कस किया था। पार्ट टू में हम लोग ने ब्रेस्ट, स्किन चेंजेस, वेट चेंजेस, यूरिनरी चेंजेस, स्केलेटल सिस्टम चेंजेस एंड नर्वस सिस्टम चेंजेस डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में बचे हुए सारे पार्ट हम लोग देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जीआई चेंजेस हम लोग देख लेते हैं। दैट इज द व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीआई? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल चेंजेस। तो आपके अंदर डाइजेशन में क्या क्या चेंजेस हो रहा है, माउथ से स्टार्ट हो रहा है, आपके पूरे इंटेस्टाइन तक आपका जीआई सिस्टम चलता है। तो देखते हैं कहाँ से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। सलाइवेशन ज्यादा हो जाएगा प्रेगनेंसी के टाइम पे, सलाइवा ज्यादा बनने लगेगा। वो क्यों? क्योंकि 2 से 3 हफ्ते बाद प्रेगनेंसी में 2 to 3 वीक्स में क्या होता है कि आपकी सलाइवरी ग्लैंड ज्यादा सलाइवा सिक्रीट करने लगती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स। प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स की वजह से आपकी सलाइवरी ग्लैंड जो है वो ज्यादा फंक्शन करने लगती है, तेज फंक्शन करने लगती है, जिसकी वजह से मदर के अंदर सलाइवा जो है वो ज्यादा सिक्रीट होने लगता है। नेक्स्ट है अल्टर्ड टेस्ट। आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी में कुछ चीजें जो वो पहले नहीं खाती थी वो अच्छी लगने लगी और जो चीज उन्हें पसंद थी वो बुरी लगने लगी। लाइक प्रेगनेंसी में टेस्ट जो है वो काफी वेरिएशंस आ जाते हैं। मदर को कोई पर्टिकुलर चीज इतनी ज्यादा पसंद आने लगती है कि वो ऑल द टाइम वही खाना चाहती है ना। तो ये सारी चीजें प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स की वजह से हो रही है। माउथ में आपके टंग के अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम कुछ खाते हैं तो हमें टेस्ट फील हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे टंग के अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि टेस्ट को डिसाइड करते हैं और बताते हैं। तो वो टेस्ट बर्ड्स थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, इस वजह से टेस्ट में अल्टरेशन आ जाता है। नेक्स्ट है और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स चेंजेस ला रहे हैं अंदर। नेक्स्ट है इंक्रीज एपिटाइट। भूख लगने लगती है, प्यास ज्यादा लगने लगती है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके अंदर एक बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें आपको भी फूड चाहिए और आपके बेबी को भी फूड एंड एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ द ब्लड एंड न्यूट्रिशन। एपिटाइट इसलिए इंक्रीज हो रही है क्योंकि आपके अंदर यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का थोड़ा सा वेरिएशंस हो रहा है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी हंगर जो है वो इंक्रीज हो रही है। आपके ब्रेन जो है वो आपके हंगर को, आपके एपिटाइट को और आपके थ्रस्ट को इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट है हार्ट बर्न। हार्ट बर्न मीन्स होता है, हार्ट बर्न दिल जले नहीं होता है। दिल जले आपने पिक्चर देखी होगी, तो उसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो हार्ट बर्न हो जाएगा, बट ये हार्ट बर्न वो वाला नहीं है। हार्ट बर्न मीन्स होता है अंदर एसिडिटी की वजह से जलन पेट में फील होना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके अंदर जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में HCG हार्मोन बोलते हैं, ये हार्मोन क्या कर रहा है कि आपके अंदर के हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, HCl को थोड़ा इंक्रीज कर देता है। अब एसिड है, अगर वो इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा एसिड, तो वो थोड़ा सा जलन आपको फील कराएगा ही कराएगा, जिसकी वजह से आपको हार्ट बर्न फील होता है। नेक्स्ट है एमएसएस ग्रेविडरम। एमएसएस मीन्स होता है वॉमिटिंग। ग्रेविडरम मीन्स होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको पता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि स्टार्टिंग के स्पेशली फर्स्ट मंथ में वॉमिटिंग जैसा फील होता है मदर को। तो उसका सेम रीजन है, उस टाइम पे आपका HCG लेवल बढ़ रहा होता है, आपके अंदर वो हार्ट बर्न करता है, एसिड लेवल को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपको रीगजिटेशन यानी कि अंदर के फूड जो है या गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो आपके इसोफेगस तक आने लगता है और आपको वॉमिटिंग फील होने लगती है। अब जब इतना कॉम्प्लिकेशंस आएगा, फॉर एग्जांपल आपको वॉमिटिंग फील होगी, आपको खाने में कुछ समझ में नहीं आएगा, हार्ट बर्न होगा, तो आपको मॉर्निंग सिकनेस फील होने लगेगी। कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू दी प्रोजेस्टेरॉन।
आपको कॉन्स्टिपेशन क्यों होगा? कॉन्स्टिपेशन मीन्स होता है कब्ज होना। कब्ज इसलिए होगा क्योंकि आपके अंदर ये जो आप देख रहे हो पैरास्टालसिस मूवमेंट, आप जानते हैं जब आपकी इंटेस्टाइन इस तरह से मूव करती है और फूड को आगे शिफ्ट करती है, इस फूड को शिफ्ट करने के प्रोसेस को और आपके इंटेस्टाइन के मूव करने के प्रोसेस को पैरास्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है कि इस मूवमेंट को थोड़ा स्लो कर देता है। अब जब मूवमेंट स्लो हो जाएगा तो आपका जो स्टूल है वो धीरे धीरे नीचे शिफ्ट होगा और आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं रेस्पिरेटरी चेंजेस। तो रेस्पिरेटरी चेंजेस में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक बेबी को कैरी करना इज नॉट इजी। मदर को जैसे जैसे उनके मंथ बढ़ते चले जाते हैं, मदर को बैठने में, लेटने में, चलने में, खड़े होने में, सब में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक्स्ट्रा वेट कैरी कर रहे हैं वो। साथ ही साथ जो बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अंदर हो रहा है वो मदर के डायफ्राम को थोड़ा सा पुश अप करता है, ऊपर की तरफ पुश कर देता है। अब सिंपल सी चीज है, आप देख सकते हो कि अगर मैं इस बेबी के साइज को ये बढ़ा दूं, इधर तक मान लो यहां तक बढ़ा दूं, तो ये जो डायफ्राम है ये एक तरह की मसल होती है जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी और आपकी चेस्ट कैविटी को डिवाइड करने में हेल्प करती है, साथ ही साथ आपको ब्रीथ करने में भी हेल्प कराती है। तो जब बेबी का साइज इतना बढ़ जाएगा तो ये डायफ्राम जो है वो थोड़ा सा और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। जब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी तो लंग्स का स्पेस कम हो जाएगा। और आप जानते हो कि जब आप ब्रीथ इन करते हो, जब आप अंदर ऑक्सीजन लेते हो, तो लंग्स आपके एक्सपैंड होते हैं, फैलते हैं। अब नीचे का एरिया तो डायफ्राम ने कवर कर लिया। अगर नॉर्मली क्या होता है, एग्जाम्पल बता रही हूँ, मान लो ये नॉर्मल लंग है, विदाउट प्रेगनेंसी वाला लंग है, तो जब आप ब्रीथ इन करोगे तो ये आराम से अपने आप को नीचे की तरफ एक्सपैंड करेगा और बाहर की तरफ भी एक्सपैंड करेगा। ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम पे जब डायफ्राम इस तरह से अपने आप को उसने ऊपर शिफ्ट कर दिया थोड़ा सा, तो आपके लंग्स का जो नीचे का एरिया है वो कम हो गया। अब आपके लंग्स अच्छे से एक्सपैंड नीचे की तरफ नहीं कर पाएंगे और कंप्रेस होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि O2 रिक्वायरमेंट्स बढ़ेगी, क्योंकि ब्रीथ O2 जा तो अंदर रही है लेकिन लंग्स उसे अच्छे से अपने अंदर लेकर के बॉडी के अंदर स्प्रेड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से O2 आपको लगेगा कि आपको सांस नहीं आ रही है, O2 रिक्वायरमेंट्स आपकी बढ़ जाएगी। लंग्स की जो कैपेसिटी एक्सपैंड होने की, वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, वो डिक्रीज हो जाएगी, ज्यादा नहीं, 5%। इसकी वजह से क्या होगा कि हाइपर वेंटिलेशन आपको होगा। लाइक आप तेज तेज सांस लेना स्टार्ट कर दोगे। कभी आपने प्रेग्नेंट वुमेन को देखा है जिसका 9 मंथ चल रहा है, उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगती है। उसका रीजन ही यही होता है कि उसका बेबी बहुत ज्यादा डायफ्राम को ऊपर की तरफ पुश करता है और उनके लंग्स एक्सपैंड नहीं हो पाते, ऑक्सीजन अच्छे से भर नहीं पाता, जिसकी वजह से उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है और उनको लगता है कि उनको सांस नहीं आ रही, तो वो हाइपर यानी तेज सांस लेने लगती हैं। इसको बोलते हैं हाइपर वेंटिलेशन। साथ ही साथ इंक्रीज मिनट वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस इनहेल एंड एक्सहेल, यानी कि जब आप सांस अंदर लोगे और सांस बाहर छोड़ोगे तो वो आप फास्ट करने लगोगे। सिंपल सी चीज है, जब आपको सांस नहीं आती है, डिस्निया फील होता है, ब्रीथ नहीं कर पा रहे हो, तो आप तेज तेज सांस लेने लगते हो, तेज बाहर भी निकालते हो और तेज अंदर भी लेते हो। दिस इज 45% इंक्रीज हो जाएगा सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, क्योंकि मदर को हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। हाइपर वेंटिलेशन यानी कि वो बार बार तेज तेज से सांस क्यों ले रही है, क्योंकि लंग्स को अच्छे से स्पेस नहीं मिल पा रहा है जिससे कि वो ऑक्सीजन को पूरी तरह से अपने अंदर भर सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, रेस्पिरेटरी कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। तो इन शॉर्ट अगर आप देखना चाहो तो मिनट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इंस्पिरेशन कैपेसिटी यानी कि अंदर सांस लेने की जो कैपेसिटी है वो कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि आप तेज से सांस लेना चाह रहे हो। लंग्स की जो कैपेसिटी है अपने आप को एक्सपैंड करने की, वो डिक्रीज हो रही है। रेसिड्यूअल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इनटू द लंग्स आफ्टर मैक्सिमल फोर्सफुली एक्सपायरेशन। जब आप ब्रीथ आउट करते हो, ठीक, तो थोड़ी एयर आपके लंग्स के अंदर रह जाती है। ठीक, तो सिंपल सी चीज है, जब अंदर एयर कम जा रही है या कम लंग्स उसको भर रहा है तो बचेगी भी तो लास्ट में कम ही बचेगी ना, तो वो भी डिक्रीज हो रही है।
अब जब ऑक्सीजन अच्छे से आपके अंदर नहीं जा रहा है, तो सिंपल सी चीज है, आपके अंदर पीएच लेवल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपके बॉडी का पीएच लेवल थोड़ा सा एल्कलाइन होता है, एसिडिक नहीं। ये रॉन्ग हो गया है, पीएच लेवल आपका थोड़ा सा डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि ऑक्सीजन अच्छे से अंदर जितना जाना चाहिए उतना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इस तरह से आपके रेस्पिरेटरी चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस। तो हार्ट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं? तो जिस हिसाब से मैंने आपको ये पिछले अभी उसमें रेस्पिरेटरी में बताया था कि आपके डायफ्राम ऊपर की ओर एलिवेट होगी। नॉर्मली डायफ्राम अगर ऐसे होती है, तो जब प्रेग्नेंट वुमेन का 7 से 8 से 9 मंथ चल रहा होगा, तो डायफ्राम आपके ऊपर की तरफ एलिवेट होगी। तो जब ये डायफ्राम ऊपर की तरफ एलिवेट होगी, तो आपका हार्ट भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेबी के लेग्स हैं, मान लो यहाँ पे लेग हैं दोनों के बेबी के, या ये हेड है, मान लो अभी बेबी नीचे की ओर शिफ्ट नहीं हुआ है, ये हेड है बेबी का। तो आपका हार्ट जो है इधर से पुश होगा, इस वाले एरिया से पुश होगा, और पुश होने की इस वाले कॉर्नर से पुश होने की वजह से हार्ट थोड़ा सा इधर की तरफ रोटेट कर जाएगा। ठीक है, अब जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगा, इमेजिन कर लो, पहले हार्ट ऐसा था, फिर 7 से 9 मंथ के बीच में क्या हुआ कि हेड बेबी का इस तरह से पुश कर रहा है हार्ट को इस कॉर्नर से, तो हार्ट ने अपने आप को थोड़ा सा इधर रोटेट कर लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, डायफ्राम एलिवेट हो रही है, हार्ट पुश हो गया ऊपर की तरफ, देखो ऊपर की तरफ पुश होगा और स्लाइटली रोटेट लेफ्ट साइड की तरफ होगा। ये रहा आपका लेफ्ट साइड की तरफ इस तरह से स्लाइटली रोटेट होगा, क्योंकि कॉर्नर से यहां से प्रेशर पड़ रहा है। रिजल्ट क्या निकला? पल्मोनरी वेन जो है वो थोड़ा सा ब्लड को लेने में रेजिस्ट हो गई। अब पल्मोनरी वेन कहाँ पे है? ये वाली पल्मोनरी वेन है। ठीक है, अब हार्ट इधर थोड़ा सा घूम गया, तो पल्मोनरी वेन थोड़ा सा कंप्रेस हो गई, दब गई। दबने की वजह से क्या हो रहा है, जो ब्लड था वो रेजिस्ट हो गया और इजिली फ्लो नहीं कर पा रहा है। दूसरी चीज, सुप्रा वेन रेजिस्टेंस, यानी कि ऊपर के जितने भी वेन हैं जो कि कंप्रेस हो रही थी, उनके अंदर भी ब्लड का रेजिस्टेंस, थोड़ा सा ब्लड को अच्छे से फ्लो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गया, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, और आपका वेन्स का प्रेशर भी इंक्रीज होगा। मैं बताती हूँ क्यों। कार्डियक आउटपुट क्यों इंक्रीज होगा? ये वेन तो दब रही थी, ठीक, इसके बगल में एओर्टा भी है, एओर्टा भी दब रहा था, और हम सभी लोग जानते हैं कि जब ब्लड एओर्टा में चला जाता है तो एओर्टा आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन कराने का काम करता है। तो जब एओर्टा दब रहा है, तो जितना वॉल्यूम कम होगा प्रेशर उतना ही बढ़ेगा, है ना। अब जब मैंने इसको दबा दिया तो इसके अंदर जो है ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो प्रेशर के साथ ब्लड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाएगा। इसका मतलब कार्डियक आउटपुट, यानी कि जो ब्लड कार्डियक से बाहर निकल रहा है वो प्रेशर के साथ निकलेगा, यानी कि कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट का रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, और वेन्स का जो प्रेशर, जिन वेन्स से ब्लड इस तरह से जा रहा है आसपास के एरिया में, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एंडोक्राइन चेंजेस, यानी कि हार्मोनल चेंजेस। तो जो जो हार्मोन्स प्रेगनेंसी के टाइम पे निकल रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। कहाँ से निकल रहे हैं वो मैंने मेंशन किया है, और उनका इफेक्ट क्या है, क्या कर रहे हैं वो हार्मोन, ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो निकल रहा है, वो आपके प्लासेंटा से निकलता है, और हम सभी जानते हैं कि जब आपका ग्राफियन फॉलिकल ओवम को रिलीज करता है, तो वो ग्राफियन फॉलिकल अपने आप को कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज कर देता है। जब ओवम स्पर्म से जाकर के मिल जाता है, तो यही कॉर्पस ल्यूटियम ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करने लगता है। ठीक है, HCG हार्मोन रिलीज करने लगता है। सो HCG हार्मोन कहां से निकल रहा है? आपके कॉर्पस ल्यूटियम से निकल रहा है, और साथ ही साथ आपके प्लासेंटा से भी रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट, रिलैक्सिन हार्मोन प्लासेंटा से रिलीज हो रहा है। इसका काम क्या है कि ये ब्लड की वेसल्स को ग्रोथ प्रोवाइड करता है, और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को, एबनॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन या टाइम से पहले यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन,
यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन मेंशन कर देना, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ये भी प्लासेंटा के थ्रू ही रिलीज हो रहे हैं। इनका काम क्या है कि यूट्रस की लाइनिंग यानी कि एंडोमेट्रियम को स्ट्रॉन्ग करना, एंडोमेट्रियम को थिकनेस को इंक्रीज करना, ये सारे काम ये करवा रहे हैं। तो एंडोमेट्रियम हम सब जानते हैं कि अगर थिक नहीं होगी तो प्लासेंटा अच्छे से अटैच नहीं होगा और एंडोमेट्रियम बाद में टूट जाएगी वेट की वजह से और एबॉर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो आपके यूट्रस से रिलीज हो रहा है और आपके क्या कर रहा है, मेमरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा है। उसके स्ट्रक्चर को इसलिए मेंटेन कर रहा है क्योंकि लास्ट में जब बेबी की बर्थ हो जाता है तो यही मेमरी ग्लैंड आपके ब्रेस्ट के अंदर मिल्क का प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन हार्मोन। ये भी प्लासेंटा के थ्रू निकल रहा है और ये आपके ब्रेस्ट के ग्रोथ को मेंटेन करके रखता है। आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो इंक्रीज हो जाती है, ब्रेस्ट हैवी हो जाते हैं, ब्रेस्ट के शेप बढ़ जाता है। वो इसलिए क्योंकि लैक्टोजन हार्मोन जो है ब्रेस्ट के शेप को बढ़ा रहा है। उसका भी पर्पस यही है कि अंदर अगर ब्रेस्ट अपना शेप बढ़ाएगा नहीं तो मेमरी ग्लैंड को स्पेस नहीं मिलेगा और स्पेस नहीं मिलेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा मिल्क नहीं बना पाएंगी। तो मिल्क को स्टोर करने के लिए ब्रेस्ट को अपना साइज बढ़ाना पड़ता है, जो कि आपके लैक्टोजन हार्मोन बढ़ा रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेटाबॉलिक चेंजेस। तो मेटाबॉलिक चेंजेस में देखो, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म अगर देखा जाए तो आपका पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस हो रहा है। अब व्हाट इज दिस पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस? इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि आप कह सकते हो कि इनटेक ऑफ द नाइट्रोजन इनटू द बॉडी इज ग्रेटर देन द लॉस ऑफ नाइट्रोजन। जो आप नाइट्रोजन अंदर ले रहे हो, चाहे वो डाइट के थ्रू हो चाहे वो किसी भी चीज के थ्रू हो, वो ज्यादा बढ़ रहा है एज कंपेयर टू द लॉस ऑफ नाइट्रोजन। समझ गए? तो अब नाइट्रोजन क्यों बढ़ रहा है? इसीलिए पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस बोला है, क्योंकि अगर नॉर्मली नाइट्रोजन हद से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो वो बॉडी को हार्म करेगा, लेकिन प्रेगनेंसी में जो ये नाइट्रोजन इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम पॉजिटिव बैलेंस बोल रहे हैं। नाइट्रोजन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक तरह का सोर्स है प्रोटीन को बनाने के लिए। प्रोटीन को बनाने के लिए नाइट्रोजन की नीड पड़ती है। इस वजह से प्रेगनेंसी में अगर पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस हो रहा है तो वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अच्छी चीज है 500 ग्राम प्रोटीन को बनाने के लिए, मतलब रिटेन करने के लिए प्रेगनेंसी में। समझ गए? प्रोटीन को बनाने के लिए नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस जरूरी है, तो नाइट्रोजन बढ़ रहा है। तो ये नाइट्रोजन जो बढ़ रहा है ये एबनॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल है। इस वजह से हम इसे पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस बोल रहे हैं। अब अगर ये नहीं बढ़ेगा तो लास्ट में 500 ग्राम जो प्रोटीन एक्स्ट्रा रिटेन हो रहा था एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी वो नहीं हो पाएगा और बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी सेल्स की ग्रोथ के लिए प्रोटीन का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर प्रोटीन अच्छे से नहीं मिला तो बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं फैट मेटाबॉलिज्म। तो नॉर्मली आपको पता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 11 केजी वेट बढ़ता है मदर का। ओके, तो कहाँ पे वेट बढ़ रहा है? पहली चीज तो वेट प्लासेंटा का भी होता है, वेट बेबी का भी होता है, मदर के अंदर वेट एमनियोटिक फ्लूइड का भी होता है, लेकिन मदर की बॉडी के अंदर भी एक्स्ट्रा वेट इंक्रीज होता है। कितना? 4 केजी। कहाँ कहाँ पे? एब्डोमिनल वॉल पे, बैक एरिया पे, थाइज एरिया पे और ब्रेस्ट एरिया पे। नेक्स्ट आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स में इंसुलिन सबसे पहले बढ़ता है, बाद में मिड प्रेगनेंसी में वो अपने आप को कम कर लेता है। क्यों कम कर लेता है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर इंसुलिन बढ़ेगा तो ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा और ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा तो बेबी को एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि ग्लूकोज एक सोर्स होता है एनर्जी का। अगर इंसुलिन कंटिन्यूस बढ़ेगा तो मदर का ग्लूकोज कम हो जाएगा, मदर का ग्लूकोज कम हो जाएगा तो वो बेबी के अंदर नहीं जाएगा और बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और मूवमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लाज्मा ग्लूकोज बढ़ रहा है जो कि प्लासेंटा को क्रॉस कर जाता है और फीटस के अंदर चला जाता है और प्राइमरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आपको क्या लगता है हमारे मसल्स जो कि हमें फंक्शन करा रहे हैं वो क्यों करा रहे हैं? ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है हमारे अंदर।
उसी तरह से बेबी का जो हार्ट है वो भी तो कार्डियक मसल से मिलके बना है। बेबी का हार्ट बीट कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि सफिशिएंट ग्लूकोज मदर को मिल रहा है और सफिशिएंट ग्लूकोज बेबी को मिल रहा है। बेबी अंदर मूव करता है, हाथ पैर चलाता है ना, क्विकनिंग करता है, तो वो ये क्यों कर रहा है? क्योंकि ग्लूकोज मैनेज कर रहा है सारी चीज। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है बेबी के लिए भी, मदर के लिए भी। नेक्स्ट आ जाते हैं लिपिड्स। लिपिड हमेशा इंक्रीज होता है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लिपिड एक एनर्जी का रिजर्वियर है, एनर्जी को रिजर्व करता है लिपिड, तो वो भी प्रेगनेंसी के टाइम पे इंक्रीज हो रहा होता है। आयरन हमें कितनी चाहिए होती है? 1000 mg चाहिए होती है, मोस्टली रिक्वायर्ड इन दी थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि लास्ट के 7, 8 और 9 मंथ। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे डिलीवरी का टाइम होता है और उसमें ब्लड लॉस होता है मदर का, इसलिए थर्ड ट्राइमेस्टर में आयरन की नीड होती है। और एचबी लेवल आपका बढ़ता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि आपके डाइट प्लान की वजह से, आपके अंदर चेंजेस की वजह से, बॉडी चेंजेस की वजह से भी आपके अंदर आयरन इंक्रीज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ द प्रेगनेंसी या साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द प्रेगनेंसी, जिसमें भी मुझे टाइम मिलेगा मैं बना दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सबको। और करेक्ट करवाना है या कुछ बताना है, कुछ ऐड करवाना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।